बोलो क्वेश्चन क्या बोलो। जैसे आपने बताया तांबा खेती को अंचल में मिलेगी, सर जी नागेश्वर वाला बाबा हड़प्पा काल में तांबा नागेश्वर जोधपुर से प्राप्त होता था। और सर तांबा ओमान से जी क्या कहना चाह रहे हैं अब बताओ। मैं हमने लिखा है हड़प्पा काल में तांबा, हड़प्पा काल में तांबा राजस्थान खेतड़ी, यही आंसर दिया था ना हमने। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा हमें प्राप्त हुआ है। खेतड़ी अंचल या क्षेत्र एक ही बात होती है, अंचल क्षेत्र एरिया वही बात है। अब ये तो होगी आपकी बात जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने लिखाया, और यही सत्य है। अब जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि कृष्णा कन्फ्यूज कहाँ हो रहे हैं। कृष्णा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वो नागेश्वर और जोधपुर क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम कृष्णा को बताना चाहेंगे कि कृष्णा ये तुम्हारी अभी समझ में नहीं आया है। खेतड़ी एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटी सी जगह है। मान लेते हैं एक गांव हो सकता है, मान लेते हैं कि छोटा सा अंचल होता है, लेकिन अगर हम बड़ी बात करेंगे तो हमें फिर वो जोधपुर के नज़दीक का लेना पड़ता है। जोधपुर उसके नज़दीक पड़ जाता है। तो इस संस्कृति को हम नागेश्वर जोधपुर संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुरातत्वविदों ने इस संस्कृति का नाम नागेश्वर जोधपुर रखा है, जबकि खेतड़ी जोधपुर के नज़दीक ही है। तो इसका आंसर जोधपुर नहीं होगा, ना ही नागेश्वर होगा। तांबा हमें राजस्थान के खेतड़ी अंचल से ही प्राप्त हुआ है, ना कि जोधपुर से या नागेश्वर से। इस जगह का, इस एरिया, इस क्षेत्र का नाम उन्होंने रखा है पुरातत्वविदों ने नागेश्वर जोधपुर संस्कृति, ऐसा उनका संबोधन है। लेकिन ये क्षेत्र जो आता है वो खेतड़ी में ही आता है। बैठ जाओ। और किसी को कोई क्वेश्चन हड़प्पा काल से? इसको अगला प्रश्न किसका? अनुज का है ना? खड़े हुए अनुज जी। हाँ, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर हम कहते हैं कि पुरुषों ने ऐसा किया था तो उसमें कहो कि उस समय स्त्रियां थी ही नहीं। क्या ये संभव हो सकता है? अगर बैल था तो गाय क्यों नहीं होगी? वंशज तो उसी का है वो। ये इतने अनाड़ी मत बनो आप लोग कि जो लिखा जाए वो ही बोलो। इतने मानक शब्दों का प्रयोग ना करो, कुछ समझने का प्रयास करो। ये ह्यूमैनिटीज़ है, ये आपके दिमाग से संबंध रखती है सीधा सीधा। आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है? अगर बैल लिखा है, उसमें वृषभ लिखा है, तो गाय तो होगी ही। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न? सर इसमें लिखा है पत्थर से बने मतलब बर्तनों की लिखा है सर आंसर में। इसमें लिखा है इस अध्याय में लिखा है कि पत्थर की प्रवर्तन की सूची बनाई। तो सूची में सर मेरे दोबारा के लिए जी। बट मृद भांडे या पत्थर से बने हुए, सबसे पहले तो ये समझ लो पत्थर क्या है। अगर इसका
साइंटिफिक जो इसका जो कंटेंट है वो समझोगे तो पत्थर एक चट्टान होती है, रॉक्स बोलते हैं, और मिट्टी की जो ऊपर की सतह ये भी चट्टान कहलाती है। जो जिस धरती पर हम खड़े हैं, ये धरती है, मिट्टी है, इसको भी चट्टान ही बोलते हैं। तो सब उसी में आ जाते हैं। अगर हम पत्थर से बने बर्तनों की हड़प्पा काल की सूची की बात करते हैं तो उसमें मृद भांडे भी आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी को पका करके पत्थर जैसा बनाया जाता है, एक चट्टान की तरह बनाया जाता है, तो वो उन्हीं में आ जाते हैं। और कोई प्रश्न इधर लड़कियों को, कोई प्रश्न? ये जो है जहाँ बकरी के भी चिन्ह, सिक्के पे किस किस के चिन्ह थे? जहाँ में गाय बकरी और भेड़ के तेरे में तो गाय की बताया, आप बोल रहे सब गाय गाय बकरी कहाँ से आई? गाय पहले तो एक बच्चा बात करे, जिसको बात करनी है वो स्पेशल पूछ ले। सर बात तो नहीं कर रहे हो, फिर से दोहराओ अपना प्रश्न। सर हम ये क्या कह रहे हैं, सिक्कों पे किस किस के चिन्ह मिली थी? जहाँ में भेड़ बकरी और गाय बता रहे, गाय आपने मिली, हमने मालिक भेड़ बकरी कहाँ मिली? आपने सिक्कों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। हमारे जो कक्षा 12वीं का जो भारतीय इतिहास के प्रमुख विषय भाग 1 है, इसमें उतना दिया है जितने से काम चल जाए, लेकिन आपने उस पर गहराई से नहीं देखा। उस पर लिखा होगा जानवरों के चित्र, लिखा ना उस पर वृषभ या जानवरों के चित्र, तो उसमें ये थे। हड़प्पा काल के लोग केवल अश्व को नहीं जानते थे, घोड़े को नहीं जानते थे, और हाथी तो उस समय था ही नहीं, तो इन चीज़ों को वो जानते नहीं थे, इसलिए हम मान सकते, लेकिन जानवरों में ये सब आ जाते हैं। अब स्पेशली अपन भेड़ का भी नाम लिखें, बकरी का भी लिखें, खरगोश का भी लिखें, इतना नहीं संभव होता है। हमने लिख दिया, या उसमें जो पुस्तक का निर्माण करने वाली समिति है उसने ये लिखा है कि वृषभ और जानवरों के चित्र पाए गए हैं, तो वो जानवर वही आ जाएंगे जिन जानवरों से हड़प्पा काल के लोग परिचित थे। ठीक है, बैठो। किसी लड़की को कोई प्रश्न पूछना है क्या? आकांक्षा, कुछ आकांक्षा है तुम्हारी? चंचल, राधा, शिवानी, क्या नाम है तुम्हारा? शमीर जाट। ठीक। जो आँखों को भाए, जो आँखों को प्रिय लगे, जिसका देखना आँखों को प्रिय लगे, उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। हमारी आँखों को जिसका देखना भा जाए, हमारी आँखों बार बार देखना चाहें जिस चीज़ को, उसको प्रियदर्शी या प्रियदर्शी बोलते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा जो होते थे देश के या किसी राज्य के, उनको प्रियदर्शी ही माना जाता था। राजा को सुंदर भी होना चाहिए, राजा को योग्य भी होना चाहिए, राजा को वीर भी होना चाहिए, ये सारे गुण राजा में होना चाहिए था, ऐसा कल्पना की गई थी ऐसी। तो यहाँ आज हम प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये शीर्षक है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, यूरोपियनों का शासन था, के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। हमारे यहाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि थी जिसमें हम लिखते हैं, उसका अर्थ निकाला उन्होंने, और उसका अर्थ निकालने के बाद यानी सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जेम्स प्रिंसेप के प्रयासों के द्वारा पढ़ी गई और उसका अर्थ हमारी समझ में आया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति, मनोहर का मतलब मन को हर ले,
ऐसी मुख की आकृति जो मन को भा जाए, मन को हर ले, उसको मनोहर मुखाकृति बोलते हैं। यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। पियदस्सी का मतलब है ऐसा राजा जो मनोहर मुखाकृति वाला था, सुंदर मुखाकृति वाले राजा थे। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, कई अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक लिखा है, और अशोक के समकाल की बात है, यानी कि अशोक को पियदस्सी कह सकते हैं। अगर अशोक को पियदस्सी हम कहते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथ जो थे इनमें अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अशोक को आपको पता होगा मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। जब इस पर शोध किया, शोध किसने किया? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि पढ़ने का काम किया था प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज अधिकारी ने। तो इन्होंने जो शोध किया, तो इस शोध से राजनीति इतिहास के अध्ययन को, भारत के राजनीतिक और इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। यानी जब जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आ गई। जो पुराने अभिलेख थे, पुराने रिकॉर्ड थे, जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जैसे कि आज तक हम हड़प्पा कालीन मोहर पर क्या लिखा था, लिखा जरूर था, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए, तो समझ में नहीं आता कि वो लिखा क्या था। लेकिन जब एक अंग्रेज अधिकारी ने 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया, तो बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने आ गए। जो पुराने अभिलेख थे उनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इसलिए राजनीतिक और ऐतिहासिक शोध को एक नई दिशा प्राप्त हो गई। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया, और इसी से 20वीं सदी के से लेकर आरंभिक जो इतिहास था वहाँ से लेकर 20वीं सदी तक का इतिहास का एक पूरा चित्र बन के तैयार हो गया। कि आरंभिक इतिहास से काल से लेकर के 20वीं सदी तक का एक इतिहास बनकर तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया। अब विद्वानों ने ध्यान लगाया कि राजनीतिक भी कैसी थी हमारे यहाँ, कैसे राजा बनते थे, राजा के क्या दायित्व होते थे, प्रजा की क्या जिम्मेवारियां थीं, राजा के कौन कौन से अधिकारी होते। अब पुरातत्वविदों ने राजनीति की ओर ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया, व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ये तो हो गया इसमें आभास कि सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध नहीं थे। यानी देश समाज का कैसे विकास करते थे राजा, या राजनीति के द्वारा समाज का विकास कैसे होता था, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया, और वो समझ सके कि इसका संबंध तो था, राज्य का सामाजिक विकास से संबंध तो था, लेकिन ये संबंध जो था वो सीधा संबंध नहीं था। आज हम प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद, इस पर प्रकाश डालेंगे। 16 महाजनपद। आपको पता होगा आरंभिक भारतीय इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। आरंभिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, और उस समय से जब प्रारंभ होता है तो उस समय हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में कितने राज्य थे और किस प्रकार से उनका संचालन होता था, तो इनको जनपद कहा जाता था। 16 महाजनपदों के द्वारा पूरे भारतीय भूभाग पर शासन किया जाता था। 16 महाजनपद।
इन सभी जनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद थी मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद थी मगध, इसका दबदबा था। अन्य जनपद के जो प्रमुख होते थे वो भी इससे डरते थे। अब हम जब जनपद का पढ़ेंगे तो जनपद के मुखिया को क्या कहते थे, उसके सहयोग करने के लिए कौन कौन होते थे, ये सारी चीज़ें आती। लेकिन इससे पहले हम जनपद का अर्थ समझें। टू पॉइंट 16 महाजनपद। प्रिंसेप प्रियदर्शी समझ में आ गया। प्रियदर्शी का मतलब क्या हुआ, सुंदर मुखाकृति वाला राजा, सुंदर मुखाकृति या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। प्रिय माने प्रिय, दस्सी माने देखने वाला। आपने देखा होगा ये प्रिय शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका आशय शायद आप नहीं जानते होंगे। एक स्त्री अपने पति से पिया बोलती है, बोलती ना। इस पिया का मतलब होता प्रिय, उसके लिए सर्वाधिक प्रिय। प्रिय का मतलब उसका दर्शन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, सब कुछ उसके लिए प्रिय है, तो इसलिए उसका नाम ये पड़ा। अब हम यहाँ प्रियदर्शी का मतलब भी यही है हमारे, कि जो देखने में प्रिय लगे। एक श्री कृष्ण को सब लोग मनोहर बोलते हैं, मुरली मनोहर। यस, वो ऐसे थे, उनकी छवि ऐसी थी कि वो मन को ही हर लेती थी। मन को हरने का मतलब है हमारे पास मन नहीं होगा तो हम मन से काम कैसे कर पाएंगे, मन तो हमारा चला गया। गोपियों ने उद्धव से कहा था, उद्धव मन ना भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। वो कहती ना, तो मन को हरने वाले थे, इसलिए उनका नाम मनोहर था। और यहाँ प्रियदर्शी का मतलब है प्रियदर्शी, देखने में जो प्रिय लगे। और इसलिए अशोक को भी, अशोक का भी नाम कहीं कहीं मिलता है, तो अशोक सुंदर मुखाकृति वाले, मनोहर मुखाकृति वाले थे, इसलिए अशोक को प्रियदर्शी। इतिहास में कहीं लिखा मिल जाए तो आप अशोक से भी इनका संबंध मान लेना, या ये मान लेना कि प्रियदर्शी मतलब अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। अब हम बात कर रहे प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। ये भारतीय इतिहास के कुछ भाग, भारतीय इतिहास के कुछ भाग से लिया गया है। उसका दूसरा विषय है, और इसके विषय का नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब 1200 वर्ष का समय था ये। और इसी को हमारे इतिहास में प्रारंभिक इतिहास कहा जाता है। इससे पहले हमने जो हड़प्पा पढ़ा वो प्रारंभिक इतिहास नहीं था, वो इतिहास था ही नहीं, वो प्राग ऐतिहासिक काल था, प्री हिस्टोरिक टाइम या प्री हिस्टोरिक एज अपन कह सकते हैं इसको। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल था। जिस इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री या लिखित जानकारी प्राप्त ना हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। यद्यपि हड़प्पा में हमें मोहर पर कुछ लिपि तो मिली, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिपि पढ़ी नहीं गई तो इसमें क्या लिखा था, इसलिए वो हमारे लिए प्राग ऐतिहासिक एक भौतिक साक्ष्य की तरह ही प्रयुक्त होती है। मोहरें हैं, औजार हैं, मृदभाड़े हैं, मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां जो मिली थी, वृषभ की थी, नर्तकी की थी, जो भी हमें मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा काल से, समाधानों से शव मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्राग ऐतिहासिक काल थी। यानी कोई लिखित सामग्री नहीं मिली, उनसे हमने अनुमान ही लगाए हैं। लेकिन 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, 600 ईसा पूर्व और ये 600 ईस्वी कुल मिलाकर के 1200 वर्ष। ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ था उससे 600 साल पहले और 600 साल बाद तक के समय को प्रारंभिक इतिहास काल माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। अब यहाँ हम एक बात करेंगे जनपद, जनपद थोड़ा सा हमने दूर लिखा है, कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको। ये जनपद का अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है।
जन मीन्स जन समूह, पद माने चरण या पैर। धरती के जिस हिस्से पर लोगों का एक समूह अपने पैर रखता है, रहता है, उस स्थान को, उस सारे सराउंडिंग एरिया को जनपद कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जनपद। जनपद का अर्थ ये हुआ, जनपद का अर्थ क्या हुआ? जहां लोगों का एक समूह अपने पहली बार जिस धरती पर पैर रखता है उसको जनपद कहा। अब हमारी चंचला कह रही, सर ऐसा क्या क्या बगैर पैर रखे लोग धरती पर रह लेते होंगे? उस समय धरती बड़ी थी और धरती इतनी बड़ी थी कि कई क्षेत्र ऐसे थे वहां कभी मानव गया ही नहीं था, पहुंचा ही नहीं था। तो जहां एक समूह रहने लगता था वो जनपद, और उन्हीं में से एक मुखिया बन जाता था, वो जनपद का प्रमुख हो जाता था और वो पूरे अपने कुनबे को, पूरे अपने समूह को संभालता था, उसकी देखरेख करता था, उसके लिए नियम और कानून बनाता था। ये था जनपद। तो यहां हम देखें आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों कौमा नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोगों। हड़प्पाकालीन लोग लोहे नामक धातु से अपरिचित थे। लोहे को वो, और लोहे और अश्व, घोड़े, दो चीज़ों को वो नहीं जानते थे। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के जो सिक्के थे, इस समय सिक्के का भी ज़्यादा प्रयोग होने लगा, विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, तो इस काल में राज्यों और नगरों का गठन हो गया था। राज्य और नगर यहाँ आ गए थे और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के काल से जोड़ा जाता है। यानी राज्यों का विकास हुआ, नगरों का हुआ, और लोहे के प्रयोग से सिक्कों का भी प्रयोग होने लगा था, इसका भी विकास होने लगा था सिक्कों का। एक और इसमें चमत्कार हुआ, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व को। इसी काल में बौद्ध
तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं, यानी इसी समय बौद्ध और जैन विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों धर्म बन गए थे। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से सोलह जनपदों ब्रैकेट में राज्यों भी लिख लो का उल्लेख मिलता है। यानी बौद्ध धर्म से और जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है या 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि जो 16 महाजनपद थे इसकी सूची या इनके नाम बौद्ध धर्म में या जैन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट नहीं है, एक समान नहीं है, ये मान लेते हैं। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ हैं जिनसे हमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, इनमें इनकी जो सूची है 16 महाजनपदों की, ये एक समान नहीं है। लेकिन बज्जी ये आपने नाम सुने हैं 16 महाजनपदों के, बज्जी, मगध, कौशल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, कुरु, पांचाल, गांधार। ये कुरु कौरवों की थी, पांचाल जहाँ से पांचाली आई थी द्रौपदी, गांधार जहाँ से गांधारी और मामा शकुनी थे, ये उसी समय के हैं ये। और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं।
कोई बताएगा हमें अवंती कहाँ थी? कोई अभी तक अवंती के बारे में बता सकता है? आज अवंती कौन सी है? इसका नाम फिर बदला है। हाँ, वहाँ एक पवित्र नदी भी बहती है, इस समय भी बहती है, और भगवान आशुतोष का तो वहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी है। यस, उज्जैन को पहले अवंतिका कहते थे। ये भी 16 महाजनपदों में 600 ईसा पूर्व की बात है। 1200 और 6 कितना 2000 चल रहा ना जिस, तो 14 12 14 2600 वर्ष पहले की बात है, जब वहाँ 2600 साल पहले उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इनके नाम दोनों में मिलते हैं, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। इससे स्पष्ट है कि उक्त जनपद महत्वपूर्ण थे। पूर्ण जनपदों में गिने जाते थे। और इनकी स्थिति देखिए, अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था। अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध, कुछ को गण कहते थे, कुछ को संघ कहते थे। राज्यों में, प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। और एक बात बड़ी आश्चर्य की, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी गण या संघ में कई लोग शासन करते थे, लोगों के कई मतलब समूह होते थे, वो शासन करते थे, और इस समूह के जितने भी लोग होते थे सब राजा कहलाते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे।
इन्हीं गणों से संबंधित थे महावीर स्वामी और भगवान महात्मा बुद्ध, ये दोनों लोग इन्हीं गणों से संबंधित थे। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा का राजा गण लिख लो इसको, राजा गण भी थे ना उस समय। सामूहिक नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक जनपद की या महाजनपद की, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। जो किला होता था जिससे राजधानी सुरक्षित रह सके, इसलिए उसको किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभी सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। मतलब सेना के लिए, रखरखाव के लिए, किलेबंदी के लिए, सबके लिए आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी।
लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने संस्कृत में जो संस्कृत भाषा होती है, इस भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियम निर्धारित किए गए। ये 16 महाजनपदों की कहानी है। इसको बड़े ध्यान से सुनना है। हम कहानी इसलिए कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री जियोग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफा। इसलिए इसको कहानी की तरह सुनोगे तो ये आपके मस्तिष्क में बनी रहेगी, इसलिए हम इसको कहानी ही कहते हैं। 16 महाजन आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से इतिहास का प्रारंभ होता है और इसका हम सामने देखने वाले क्या क्या परिवर्तन हुए। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, उस समय राज्य कैसे बन रहे थे, नगरों और लोहे के बाद बढ़ते सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसी काल में राज्यों का विकास हुआ, आरंभिक राज्य, नगरों का विकास हुआ, लोहे धातु का प्रयोग होने लगा, इसके प्रयोग से सिक्कों का भी विकास हो रहा था, इसलिए इसको परिवर्तन का काल माना गया है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसी काल में जैन और बौद्ध जो विचारधारा थी, इनका विकास होने लगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है जैन और बौद्ध का। कभी भी आपके सामने जैनिज्म या बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है भविष्य में, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मान लेना ये जैन और बौद्ध का विकास हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 जनपदों या राज्यों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से ही 16 राज्यों या 16 महाजनपदों के नाम का उल्लेख मिलता है, किंतु इन दोनों ग्रंथों में जो 16 महाजनपदों की सूची दी गई है वो समान नहीं है। जैन धर्म कुछ कह रहा है और बौद्ध धर्म कुछ कह रहा है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन बज्जी, मगध और कौशल, कुरु, पांचाल और गांधार 6 के जो नाम हैं और अवंती 7वां है, जैसे नाम प्रायः दोनों में समान मिलते हैं। बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी ये 7 नाम मिलते हैं। बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये नाम दोनों ग्रंथों में मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि इसको ऐसे लिख लेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि
इससे स्पष्ट होता है कि उक्त जनपद महत्वपूर्ण जनपदों में गिने जाते थे। यानी ये 7 जनपद हैं, ये महत्वपूर्ण जनपदों में गिने जाते थे। बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये महत्वपूर्ण जनपदों में गिने जाते थे। अधिकांश जनपदों पर राजा का शासन होता था, यानी ज़्यादातर जनपदों पर शासन कौन करता था? राजा। लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्हें गण या समूह कहा जाता था, संघ, गण या संघ कहा जाता था, और इन पर लोगों के कई समूह एक साथ मिलकर के शासन करते थे, और इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा या गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। आर्थिक जो स्रोत होते थे, धन के जो स्रोत होते थे, उन पर राजा या गण इन पर नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव, अब राजधानी पर हमने किला तो बना दिया, अब उसका रख रखाव कैसे करेंगे? हमें सेना की भी आवश्यकता होगी, वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता थी। सेना और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी थी। संस्कृत में पहले ग्रंथ लिखे गए थे, और इन ग्रंथों के माध्यम से राजा के लिए और अन्य लोगों के लिए नियम बनाए गए थे कि उनके नियम क्या होंगे। शासक, क्षत्रिय, जो भी शासक होंगे वो कहाँ से आएंगे? क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासक क्षत्रिय वर्ण से होंगे। यहाँ वर्ण व्यवस्था भी आपको बतानी पड़ेगी, कुछ बाद में बताते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग से, और क्षत्रियों का रंग लाल माना गया है। और शासकों का काम किसानों, जो किसान होते हैं, उस समय कृषि ज़्यादा होती थी, हमारे यहाँ व्यापार कम होता था। किसानों, व्यापारियों, जो व्यापारी होते हैं, वस्तुओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचते और खरीदते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। और शिल्पकारों, जो शिल्पी होते हैं, मूर्तियां वगैरह गढ़ते हैं, वो शिल्पकार होते हैं। और शिल्पकारों से कर वसूल, जो कर होता है, टैक्स जो होता है, वो वसूल करने का, तथा भेंट, भेंट जानते हो? उपहार, भेंट वसूलना। माना जाता था, ये इनका काम था। ये राजाओं का या शासकों का काम हुआ करता था। किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर या भेंट को वसूल करना। इसमें एक प्रश्न आता है, क्या वनवासियों और चरवाहों से भी, क्या वनवासियों
और चरवाहों से भी कर वसूला जाता था। इसका उल्लेख नहीं है। पर इतना ज्ञात है कि धन इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिए जाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए चरवाहों और वनवासियों से किया जाता था कर इकट्ठा, ये तो नहीं कह सकते, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन धन इकट्ठा करने के लिए, धन जमा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिए जाते थे। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकर तंत्र जानते हैं, नौकरशाही जो होती है, नौकरशाही कर दो। बना लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेनाओं पर निर्भर थे। जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। हम आप लोगों को 16 महाजनपदों के नामों का उच्चारण करते हैं। इसको हम अभी सूचीबद्ध तो नहीं कर रहे, लेकिन उच्चारण कर देते हैं। एक बार आप इनको सुन लें, वीडियो को आप बार बार देख करके इसको सुन सकते हो। हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले नाम आता है कंबोज, पुष्कलावती, गांधार, तक्षशिला। ये 4 महाजनपद हो गई। इसके बाद आता है इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, शूरसेन, कुरु, पांचाल, मथुरा, मत्स्य, कौशाम्बी, चेदी, अवंती, उज्जैनी, अस्मक, श्रावस्ती,
कौशल, काशी, वाराणसी, वत्स, मल्ल, कुशीनगर, वैशाली, इसे कुशीनगर, वैशाली, मगध, बज्जी, बज्जी को ब्रजी भी कहा जाता था, राजगीर, राजगीर मगध की राजधानी थी, अंग, चंपा, वंग, इस प्रकार से ये राजधानी है। 16 महाजनपद हैं। इनकी राज्य और इनकी राजधानियां हैं। एक बार आप ध्यान से सुनो। कंबोज की राजधानी पुष्कलावती थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ध्यान से सुनना है इस चीज को। इसके बाद इंद्रप्रस्थ, ये स्वयं में राजधानी थी। अहिछत्र ये स्वयं राजधानी थी। सूरसेन की थी मथुरा। कुरु, पांचाल, पांचाल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल, अवंती की उज्जैनी थी। वत्स की कौसंबी थी। काशी की वाराणसी, मल्ल की कुशीनगर, बज्जी या ब्रजी की वैशाली थी। मगध की राजगीर थी। अंग की चंपा थी। बंग अपने आप में राजधानी था। अस्मक अपने आप में राजधानी थे। जिनकी राजधानियां हमने बोली नहीं है वो उनके स्वयं वो राजधानियां थे। तो ये 16 महाजनपद थे और इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। इसकी राजधानी राजगीर थी। इसको राजगृह के नाम से भी इतिहास में संबोधित किया गया है। बाद में मगध की राजधानी चलो इसका हम प्रश्न आज कम्युनिटी में डालेंगे, आप लोग उसका जवाब देना। उसी पर सोशल मीडिया पर दे सकते हो आप, क्योंकि हम कम्युनिटी में प्रश्न भी डालते हैं तो उनके जवाब आप दे सकते हैं। इसको बंद कर दो।